हे माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। मैं जो आज वन शॉट आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसकी ऑथर रेशमी है। और इस स्टोरी का आइडिया मुझे रेशमी ने ही दिया है। वो हमारे प्लस मैसेंजर ग्रुप में हमारी मेंबर्स हैं और मैंने पोल किया था वहाँ पे कि जिन लोगों को भी अपनी स्टोरी देनी है, फर्स्ट 10 लोग अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे एंड देन उन लोगों की स्टोरी को हम यूट्यूब पर शेयर करने वाले हैं। तो ये स्टोरी का नाम एक्सक्यूज मी प्लीज़ बनी लव मी, ये उसी की है। और स्टोरी का पूरा क्रेडिट मैं रेशमी को देती हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग इतने सारे लोग देखते हैं एंड देन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, मैंने इसी चैनल पे 30 रुपीज़ का प्लिक लगाया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ उसे बाय ऑन करके और मेरी प्योर क्लासिकल लव स्टोरी को सुन सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही, बाकी अदर्स लोग नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो मेरे प्लस मैसेंजर को जा करके विजिट कर सकते हैं। मैंने हैव यू लॉस्ट बेबी बनी का हॉट पार्ट डाला हुआ है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग प्लस मैसेंजर जा करके ज्वाइन करके सुन सकते हैं। मेरे चैनल का नाम वांगसिन मेमोरी वर्ल्ड है। आप ऐसे भी सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरी बात को सुनने के लिए और मेरी बातों को रखने के लिए। चलिए हम वन शॉट में आगे बढ़ते हैं। लैंड कॉरपोरेशन पूरे चाइना में रूल करने वाला नंबर वन बिजनेस में टॉप टाइकून, हर चीज बेस्ट 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 वर्जन। उससे नीचे अगर कोई आता है तो वी और जैंग्स कंपनी। हालांकि वी कंपनी सेकेंड नंबर पे आती है और जैंग्स कंपनी थर्ड नंबर पे। और वो दोनों ज़्यादातर कोलैब करके बिजनेस करते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट के मामले में वी कंपनी ज़्यादा आगे थी और जैंग कंपनी के पास आइडियाज और वर्कर्स थे। इसी वजह से वो दोनों कोलैब करते थे। वहीं वी कंपनी अपनी खुद के कई सारे, पूरे चाइना में उनका कितने सारे ब्रांच थे, रेस्टोरेंट के, होटल के। और वो लोग खाना बनाने में और सर्व करने में एक्सपर्ट थे। उन लोगों का होटल बहुत ही अच्छे तरीके से चलता था। 5 स्टार से लेकर 7 स्टार होटल तक का सारा चीज़ का लेखा जोखा वी कंपनी की तरफ था। लैंड कंपनी सबसे नंबर वन पे आती थी, जो कि उनको होटल मैनेजमेंट का बिजनेस था। और ये लोग सेकंड नंबर पे आते थे, जहाँ पे फूडिंग का बिजनेस था इन लोगों का। बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट इन लोगों ने ओपन किया था अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ब्रांच पे सभी का। और वहीं जियांग्स इन लोगों के साथ इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को, जो कि ज्वेलरी का बिजनेस था, आगे बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पे लैन सिचेन और लैन वांगजी रूड, एरोगन, पॉजेसिव, डोमिनेटिंग अल्फा है। और ये एक ओमेगा वॉर्स स्टोरी होने वाली है। और ये लोग अपने ओमेगा से 7 साल के बड़े हैं और दोनों में थोड़ी थोड़ी से एज डिफरेंसेस भी हैं। विंग और जियांगचिंग दोनों ओमेगाज हैं। जहाँ पे हमारा लान वांगजी की उम्र 25 साल है, वहीं पे हमारे विंग की एज 21 साल है। और जहाँ पे हमारे 27 साल के लैन सिचन है, वहीं पे 23 साल के जियांग चेंग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली थी, जहाँ पे स्टाफ अभी थोड़े कम हायर किए गए थे और बाकी सारे स्टाफ डेकोरेशन और अदर्स काम में लगे हुए थे। नए रेस्टोरेंट होने की वजह से लोगों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और बहुत सारे लोग बाहर लाइन में लगाए हुए थे, खड़े थे। एक एक करके सभी लोग अंदर आए हुए थे। लैंड कंपनी को भी ये इनविटेशन मिला हुआ था। लैन वांगजी अपने सिक्योरिटी क्रेस के साथ में उस रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ पे इतने सारे लोगों को भीड़ देख करके उसे आश्चर्य हो रहा था और वो क्रिस से कहता है, ऐसी क्या खास बात है कि लोग यहाँ पे इतने दूर दूर से आते हैं खाना खाने के लिए। क्रिस कहता है, सर हम अंदर चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग आते हैं। पहले से उन लोगों का सीट बुक रिजर्व था। लैन वांगजी और क्रिस दोनों अपने चैम्बर में आके बैठ जाते हैं। उस समय सर्वेंट्स कम थे और सेफ की मात्रा भी कम थी, इसीलिए विंग जब देखता है कि वीआईपी कस्टमर आया हुआ है तो सारा ऑर्डर मेनू वगैरह खुद लेकर के वो आता है सर्व करने के लिए। पहली बार वांग जी विंग को देखता है कि इतना क्यूट
हैंडसम ओमेगा और एक शेफ की नौकरी कर रहा है। एक सर्वेंट है यहाँ का वेटर। उसे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन फिर वहाँ पे वो आता है और ऑर्डर लेना स्टार्ट करता है। तब तक वो प्लेट, क्रॉकरी और ग्लास वगैरह लगा दिया हुआ था। वांगजी भी कुछ नूडल्स, वेजेस और कुछ स्वीट्स को ऑर्डर करता है और बता देता है कि उसे कैसा खाना चाहिए। क्रिस भी विंग को देख रहा होता है और वो भी मिसमराइज्ड हो रहा था कि सच में इतना क्यूट, हैंडसम ओमेगा एक वेटर यहाँ पे क्या कर रहा है। उसे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग अल्फा आते हैं और अगर ये यहाँ पे काम किया तो इसके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन फिर भी वो लोग अपनी बातों को अपने मन में ही रखते हैं और ऊपर बस विंग को घूर के देख रहे होते हैं। विंग उस पूरे मेन्यू को लेकर के किचन एरिया में आता है, खाना बनाता है और वापस से उसे बना करके ले जाके सर्व करके रख देता है। जब वो जाने लगता है तो वांगजी उसे वेटर कह के बुलाता है और कहता है, ये चीज़ कम है, ये लेकर के आओ। ये कमी है, वो लेकर के आओ। नैपकिन नहीं है, ये लेकर के आओ। विंग को तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो मैं खुद इसे खाना सर्व कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक कि इसके लिए क्रॉकरी वगैरह भी लगाए और ये मुझे बार बार वेटर क्यों बुला रहा है। वांग जी जब देखता है कि विंग तीसरी बार बुलाने पर भी वो जा रहा है और पलट के नहीं आ रहा है, तो वांग जी कहता है, यू, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? यू वेटर कम हियर और मेरे लिए एक और मॉकटेल जूस लेके आओ। विंग को जो तेज गुस्सा आ रहा था। हालांकि वांग जी को खाना पसंद आया था, एकदम कम, लेस स्पाइसेस, स्वीट्स में भी परफेक्ट था, खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों वी कॉर्पोरेशन इतना ज़्यादा फेमस है खाने को लेकर के, क्योंकि कस्टमर के टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग वो लोग खाना बनाते थे और सच में खाना लाजवाब और टेस्टी और हेल्दी भी होता था। विंग जो कि वांगजी की बात से गुस्साए हुआ सीधा आता है, वहां पे जग में पानी रखा हुआ था, वो पानी सीधे वांगजी के ऊपर मारते हुए कहता है, तुम्हें मैं वेटर लगता हूँ? हाँ, ओए अंकल जी, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांगजी एकदम हक्का बक्का रह जाता है विंग के ऐसे सडन एक्शन से और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? विंग उसके सामने आता है, उसे छुपते हुए चुटकी बजाते हुए कहता है, आई डोंट केयर कि तुम कौन हो अंकल जी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा ये सड़ा हुआ मुंह तोड़ दूं। और इतना बोल करके विंग एक लत मारता है सूच पे और वहां से निकल जाता है। वांगजी की इतनी घनघोर बेइज्जती होता हुआ देख करके क्रिस तो बस अपने मुंह में उंगली लेके चबाए जा रहा था और कहता है, ये क्या कर दिया इसने? ओह माय गॉड। वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, मेरा खून खौल रहा है क्रिस। क्रिस कहता है, सर शांत हो जाइए, और नैपकिन से पानी वगैरह पोंछ रहा होता है। वांगजी गुस्से में दांत पीसता हुआ वहां पे एक चेक लिख देता है जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा थी और वहां पे छोड़ के और वो बाहर आ जाता है और कहता है, क्रिस मुझे इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के दो, इससे पहले कि मेरा आपा बाहर हो जाए या मैं कुछ कर डालूं इसका। क्रिस कहता है, सर ठीक है, मैं निकलवाता हूँ, पहले आप शांत हो जाइए। और इतना बोल करके वांगजी को जबरदस्ती वो कार में बिठाता है। वांगजी के कारों का काफिला कंपनी, लैंड कंपनी की ओर चल देती है। वहीं जब विंग वापस आता है उस कमरे में दांत पीसते हुए, तो देखता है कि वहां पे एक चेक रखा हुआ है, जिसे देखकर उसको जो गुस्सा आ रहा था और वो दांत पीसते हुए कहता है, ये शख्स अपने आप को समझता क्या है? दोबारा मुलाकात हुई तो इसके बाकी बचे हुए पैसे मैं दे दूंगा। इतना बोलकर वो चेक को अपने पास रख लेता है और सभी चीज, प्लेटों को और सभी चीजों को वो समेट कर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जांग चेंग जो कि स्टेज शो करता था और हर सिटी सिटी जा कर के वो परफॉर्म करता था, आज वो लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ से एक छोटा सा गेट टुगेदर था जिसमें उसे परफॉर्म करना था। और वो परफॉर्म करने के बाद सभी चीज़ों को कलेक्ट करता हुआ अपने लॉबी से बाहर निकल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लैंसी चैन वो बिजनेस मीटिंग करने के लिए उसी होटल में आए हुए थे और वो क्लाइंट से मिलने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसे लॉबी पार करके जाना था। जियांग चेंग जो कि ब्लूटूथ से बात करते हुए जा रहा होता है अपने मैनेजर से, उसका ध्यान नहीं था कि सामने से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उसका ध्यान ना होने की वजह से वो
अनबैलेंस होता है और उसे टक्कर खाते ही लैन सिचन को लेकर के उसके ऊपर गिर जाता है और अचानक से लैन सिचन और जियांग चेंग के बीच में किस हो जाती है। जियांग चेंग तो एकदम शौक हक्का बक्का होते हुए जियांग चेंग को देख रहा था और जियांग चेंग जो कि उसे देखते हुए बहुत ज्यादा छटपटाते हुए खड़ा हो जाता है और अपने मुंह को थू 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 करते हुए मुंह साफ करते हुए कहता है, अरे अंकल, क्या तुम्हें दिखता नहीं है सामने से आते हुए आदमी को? हाँ। तो लैन सिचन कहता है, मैंने 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 नहीं देखा या तुमने नहीं देखा? बात करते करते चल के आ रहे थे, तुम्हें सामने दिखना चाहिए था ना। लैंसिचन कहता जियांगचिंग कहता है लैंसिचन से, अपनी गलती मानने के बजाय आप मुझ पे ही चढ़े जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? लैंसिचन कहता है, अच्छा, एक तो तुमने मेरा एडवांटेज लिया, ऊपर से तुम ये बातें बना रहे हो। जियांगचिंग को जो छौ उठा, वो दांत पीसते हुए कहता है, एक तो मेरी पहली फर्स्ट किस तुमने चुरा ली, ऊपर से तुम ये बकवास कर रहे हो, यू ब्लडी रास्कल इंसान। और इतना बोलकर एक थप्पड़ खींच के लगा देता है। लैंसिचन शॉक, क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद उसका मुंह टेढ़ा और वो अपने आप को ठीक करते हुए अपने गालों पे हाथ रखते हुए कहता है अपने मन में, आज तक मुझे आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक किसी ने नहीं की और ये पित्ती सा ओमेगा मुझे थप्पड़ लगा चुका है। जियांग चेंग जो कि उसको थप्पड़ लगाने के बाद सीधे बोलता हुआ निकल चुका था और जब तक होश संभालता लैन सिचन, उसके सामने कोई नहीं था। वो लेले को बोलता है, ले ले, मुझे इस ओमेगा का पूरा जन्म कुंडली चाहिए और अगर तुम लाके नहीं दे सके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वो दांत पीसते हुए पहले तो वॉशरूम आता है। जंग जिंग को कॉस करते हुए कहता है, इतनी बड़ी लाइफ में, इस 27 साल की उम्र में मुझे आज तक किसी लड़की ने या किसी लड़के ओमेगा ने आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं की और इसने मुझे सीधे थप्पड़ मारा। थप्पड़ तो छोड़ो, उसने मुझे किस किया और मेरा एडवांटेज लिया और उसे लगता है कि मैंने उसकी फर्स्ट किस चुरा ली। क्या यह मेरी फर्स्ट किस नहीं थी? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा। और इतना बोल करके और वो दांत पीस रहा होता है। ले वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो सर के काम पे लग गया था, कुछ लोगों को हायर कर दिया हुआ था उनके पीछे जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लैन से चैन अपने आप को मेंटेन करते हुए मीटिंग के लिए मीटिंग वेन्यू में चले जाते हैं। हालांकि उनका दिमाग में अभी भी जियांग चेंग ही घूम रहे थे, इसीलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। वहाँ के जो क्लाइंट्स आए हुए थे वो फॉरेनर क्लाइंट्स थे। वो उसे इस तरह से आउट ऑफ स्पेस देखते हैं तो वो लोग कहते हैं, सर, क्या हम मीटिंग दूसरे दिन कर ले? लेकिन लैंसी चेन को ये प्रोजेक्ट हर हालत में पास कराना था, इसलिए वो वापस से अपने आप को काम डाउन कूल करते हुए वर्क पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही ओवर होती है, सभी लोगों से हैंडशेक करते हुए लैन सिचन लेले से कहता है, कंपनी की तरफ कार्ड लो। इधर लैन सिचन भी कंपनी के लिए निकल आए हुए थे और वांगजी भी। वो भी जैसे इन करता है तैसे ही लैन सिचन उसी के ऑफिस में आते हुए कहता है, मेरा खून खौल रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं उस पिद्दी से ओमेगा को जान से मार दूं। सच में दिस इज रिडिक्यूलस। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, मेरे साथ ऐसा सलूक करने की? मैं उसे, आई स्वेयर आई विल किल माय हैंड, रियली। और वो दांत पीस रहा होता है तो वांगजी आते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड गगा, क्या हो गया है और आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? लैंस चेन कहता है, मैं, तुम्हें पता है वांगजी, वांगजी, मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, एक पागल, पता नहीं कौन था वो बात करते हुए आ रहा था, मुझसे टकराया, मेरे ऊपर गिर गया और हम लोगों के बीच में सडन एक्सीडेंटली किस हो गया एंड देन उसने मुझे एक थप्पड़ लगाया। अपनी गलती को एक्सेप्ट किए बिना वो मुझ पे चढ़े जा रहा था और मुझ पे ही सुना करके मुझे थप्पड़ लगा के निकल गया। सच में मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। वांगजी कहता है, सेम, आज मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो लैंसिजन कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है, मैं भी कॉर्पोरेशन गया हुआ था, वहाँ पे मैंने कुछ खाने पीने को ऑर्डर्स दिए और वो जो वेटर था, मैं उसे बार बार बोल रहा था, ये ला के दो, नैपकिन ला के दो, पानी चेंज करो, ये करो वो करो, बट वो गुस्सा हुए जा रहा था। लास्ट में मैंने उसे मॉकटेल के लिए बोला था, लेकिन वो तो आकर के और जग में रखा हुआ सारा पानी मेरे ऊपर ही डाल के चला गया। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। तभी क्रिस कहता है, सर, आई थिंक आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए।
पर वांग जी शांत होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। उसके गुस्से की चरम सीमा ऊपर जा रही थी और लैन सेचन अलग ही गुस्सा हुए जा रहे थे, और वो दोनों अपने मन में कर्स करते हुए कहते हैं, मैं इस पिद्दी से ओमेगा को तो छोड़ूंगा नहीं। आखिर हिम्मत कैसे हुई उसकी कि वो मुझसे पंगा ले भला। हाँ, वहीं दूसरी तरफ विंग और जियांग दोनों घर आ गए हुए थे गुस्से के मारे। जियांग भी दांत पीसते हुए आ रहा होता है और विंग तो मुंह फुलाए हुए आ रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, और वो बस बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो जब दोनों घर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाते हैं। और विंग अपने कमरे में आकर के चहलकदमी करते हुए कहता है, आखिर उस अंकल को दिखाई नहीं दिया क्या? वो अंकल अंधा हो गया था। मैं उसे किधर से बेटर लग रहा था। फिर वो शीशे के सामने जाता है और खड़ा हो जाता है और खुद को देखते हुए कहता है, मैं इतना क्यूट सा ओमेगा हूँ, इतना ब्यूटीफुल हूँ, इतना हैंडसम और चार्मिंग हूँ। क्या उसे दिखा नहीं जो उसने मुझे ऐसा बोला? मैं उसे पीटर लग रहा था। सीरियसली मेरे कपड़े उसे नहीं दिख रहे थे। मैंने सेफ वाले कपड़े पहने थे, ना कि वीटर वाले। सच में वो अकल के अंधे के साथ साथ आंखों के भी अंधे हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग जिंग, वो भी गुस्से के मारे मुंह फुलाए हुए दांत पीस रहा था और कहता है, पता नहीं कौन पागल कमबख्त था जिसने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। मैं तो उसे सबक सिखा के रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हाँ, दोनों को बर्दाश्त नहीं होता है तो जियांगचिंग विंग के कमरे में आता है। विंग डोर नॉक ओपन करते हुए कहता है, क्या हुआ ब्रो, तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। तो जियांगचिंग कहता है, गुस्से में तो तू भी लग रहा है, तेरे साथ क्या हुआ मुझे बताएगा। विंग कहता है, उस पागल आह मुझे नहीं पता कौन था वो अंकल, पर उसे मैं एक वेटर लग रहा था। जियांगचिंग, क्या मैं वेटर लगता हूँ? सच बताओ, मैं इतना क्यूट सा इनोसेंट सा बनी फीस वाला वेटर लगता हूँ क्या? मैं तो आह मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे वेटर बोला तो जियांगचिंग कहता है, अच्छा सच में वो अकल का अंधा होगा। और विंग कहता है, और आंखों से भी अंधा होगा। फिर विंग उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, वैसे तुम बताओ, तुम क्यों गुस्से में हो इतना? तो जियांगचिंग कहता है, कुछ नहीं यार, एक पागल बिजनेसमैन मिल गया था मुझे जिसने मेरी फर्स्ट किस ले ली। तो विंग कहता है, अच्छा तो तुम्हारी फर्स्ट किस ले ली तो क्या तुमने उसे सबक नहीं सिखाया? इस पे जियांगचिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है ब्रो, क्या मैंने उसे सबक नहीं सिखाया? मैंने उसे एक थप्पड़ लगाया, थप्पड़। हाँ, बेचारे के सारे दांत हिल गए होंगे और जबड़ा वगैरह सारा हिल गया होगा। इस पे विंग हंसते हुए कहता है, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। तो जियांगचिंग कहता है, हाँ दोबारा मिले तो सही, मैं उसको तो पूरा हाँ मुंह के हड्डी को भी हिलाने वाला हूँ। देख लेना तुम, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस लेने की। मैंने अपने अल्फा के लिए बचा के रखा था और उस बेवकूफ इंसान की वजह से मेरी फर्स्ट किस चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पे। तो फिर जियांगचिंग कहता है, वैसे तू बता, तूने कुछ नहीं किया? हाँ। तो विंग कहता है, मैं कम थोड़ी हूँ तुमसे। मैंने तो पूरा भरा हुआ जग ही उसके ऊपर उड़ेल दिया था, और मैंने उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो मेरे रेस्टोरेंट में मत आना खाने के लिए। बड़ा आया। और इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते और अपने अपनी बातों को डिस्कस कर रहे होते ताकि उन दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए। बेचारे इतने थक हार के जो आए थे, किसी की धुनाई करके तो किसी के ऊपर पानी फेंक करके, और वो दोनों अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी कहता है, मैंने क्रिस को बोला है उन दोनों के बारे मैंने उस क्रिस को बोला है उस वेटर के बारे में सारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इस पे लैंसचन कहते हैं कि हाँ, मैंने भी लेले को बोला है कि उस लड़के के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करे। अब 3-4 दिन बीत चुके थे जहाँ पे लेले क्रिस दोनों लैंसचन और वांगजी के सामने एक फाइल रखते हैं और दोनों को साथ में आने के लिए बोलते हैं। अभी वांगजी और क्रिस लैंसचन के ऑफिस में थे और वो एक फाइल रखते हैं जिसमें लैंसचन कहते हैं, एक फाइल क्यों, मैंने तो तुम्हें और इन्वेस्टिगेट करने को कहा था ना। इस पे लेले कहता है, सर एक बार फाइल तो पलटिए आप। तो इस पे वांगजी और लैंसचन दोनों साथ में बैठे हुए थे तो फाइल पलट के देखते हैं जिससे दोनों के दिमाग की बत्ती जल गई थी और पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, ये क्या है? फिर वो देखते हैं कि वी कंपनी और जियांग कंपनी, जो कि दोनों फ्रेंड्स थे और दोनों एक साथ ही एक ही घर में रहते थे। उसके बाद जांग फेमियान और जियांगयू का बेटा चांगचिंग था। वी चांग से वी कांगसे का बेटा वी वूसियान था। और इसमें उन लोगों की सारी बायोग्राफी जोग्राफी लिखी हुई थी कि वी कंपनी होटल और रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करती है देन चलाती है, और खुद विंग उस कंपनी के सीईओ है।
और वहीं दूसरी तरफ जियांग जिंग एक डांसर है, उसकी मॉम के डायमंड्स के बिजनेस है और उसके फादर भी उसी के साथ कॉपरेट करते हैं। तो ये सभी चीजें देखने के बाद वो कहते हैं का हमें पहले क्यों इससे पता नहीं चला। फिर वो कहता है पर वो वेटर के गेटअप में क्या कर रहा था। क्रिस कहता है सर उस दिन ओपनिंग हुई थी ना नए रेस्टोरेंट की, तो हो सकता है शायद वेटर्स कम पड़ गए हों और लोगों की भीड़ भी तो उस दिन ज्यादा थी ना, इसी वजह से शायद हमें गलत फहमी हो गई हो। फिर वो कहता है कोई नहीं, जब हो ही गई है तो अच्छे से हो जाए, वैसे भी मुझे उसे सबक सिखाना है। इस पे लैंस सिचन कहते हैं और मुझे भी। और इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे को देख के स्मित कर रहे होते हैं, क्योंकि वांगजी को विंग का जो डेयरिंग नेचर था वांगजी के दिमाग में इस तरह से घर कर गया था कि वांगजी न चाहते हुए भी इन 4 दिनों में विंग के बारे में 4 लाख बार सोच चुका था और उसने मन बना लिया था कि वो विंग को सबक सिखा के रहेगा। इस बात से अनजान की कहीं न कहीं विंग उसकी छवि जो उसके दिमाग में छप गई है वो निकलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचते हुए वांगजी और लैंसचेन दोनों हाँ कहते हैं और कहते हैं हमें अंकल से बात करनी चाहिए। फिर वो लोग सारा काम करना स्टार्ट करते हैं। शाम के टाइम में जब वो घर आते हैं तो अंकल आराम से बैठे हुए थे। लैन सिजन और लैन वांग जी एक फाइल रखते हुए कहते हैं अंकल आपको नहीं लगता कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी मैं 28 साल का हो चुका हूँ और ये 25 साल का हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि इस घर में ओमेगा की जरूरत है। तो इस पे अंकल कहते हैं वैसे यहाँ पे काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, घर का खाना बनाने के लिए हमने इतने बड़े बड़े शेफ को रखा हुआ है, तो एक तरह से देखा जाए तो मुझे नहीं है पर तुम दोनों को है। तो सीधे सीधे मुद्दे पे आओ और बताओ क्या बात है। अब लैन सिजन और लैन वांग जी ये नहीं बताते कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, बस वो ये बोलते हैं कि उन्हें इन दोनों से शादी करनी है। अब कैसे करनी है कैसे करानी है अंकल ये आप पे डिपेंड करता है। अंकल कहते हैं आर यू श्योर कि तुम दोनों, वैसे तुमने चुनाव काफ़ी अच्छा ओमेगा है अपने लिए, क्योंकि वी कॉर्पोरेशन सेकंड नंबर पे आती है और जैंग कॉर्पोरेशन थर्ड नंबर पे आती है। आई प्राउड ऑफ यू माय नेफ्यूज। और इतना बोलकर वो दोनों को गले लगाते हैं। इधर लैन सिचेन और लैन वांगजी एक दूसरे को स्मित देते हुए स्माइल कर रहे होते हैं कि मानो चलो उनका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। अब कुछ दिन बाद कुछ डाउरी का सामान लेकर के और कुछ बहुत सारे जेम्स वगैरह लेकर के लैन किरण, लैन वांगजी और लैन सिचन तीनों जियांग हाउस आते हैं, जहाँ पे वी चांग से और वी बुसियान, वी कांग से जियांग फेमियांग, जियांग यू रहा करते थे। वो आते हैं सीधे किंग स्टाइल में बिना किसी को कुछ भी बोले, सारा सामान उसके सर्वेंट्स लेके खड़े थे। लैन वांग जी लैन सिचन एक तरफ बैठते हैं और अंकल बीच वाले सोफे पे जो सिंगल पीस रहता है वहां बैठ जाते हैं, जहाँ पे जियांग फिमिया और वी कांग से बैठ करके बात कर रहा होता है ऑफिस से रिलेटेबल बातों को। और जियांग यू और वी चांग से दोनों अ, क्या बोलते हैं यार, किचन एरिया में होते हैं, खाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वही हमारा जियांग छिंग और विंग अपने अपने कमरे में होते हैं। तो वो दोनों जब देखते हैं कि लैन किरेन, लैन जैन और लैन वांगजी तीनों ऐसे किंग स्टाइल में आकर अचानक से उसके सोफे के सामने बैठे हुए हैं, तो वी चांग से कहता है सर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई, आप क्या हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इस पे लैन किरण हंसते हुए कहता है नहीं नहीं तुम दोनों शांत रहो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए खुशखबरी लाए हैं। इतना बोलकर वो सारा सामान को सामने प्लेस करवाता है और कहता है ये देखो। फिर वो खड़ा होते हुए सारे सामानों को हटाता है, जिसमें एक में बहुत सारा पैसा था, कुछ में जेम्स थे, कुछ में ब्रांडेड कपड़े थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जो लैंस की पद्धति थी और जो पदवी थी, कुछ पेंटिंग्स थी, कुछ पुराने जमाने के बहुत ही एंटीक यूनिक चीजें थी। वो सबको दिखाते हुए कहता है हम यहाँ तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के ओमेगा बेटे के लिए अपने दोनों नेफ्यूज का रिश्ता लेकर आए हैं, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। ये सुनकर वो लोग सकते में आ गए थे और कहते हैं क्या। वो कहता है हाँ, और तुम्हें पता है हम तुम्हें कह नहीं रहे हैं बस बता रहे हैं। और इतना बोलकर वो सभी लोग सर्वेंट्स अंदर किचन में जाते हैं और वो सारे सामान को रख देते हैं। तभी जांग यू और ये चांग से दोनों भाग के आती है और बाहर का नजारा देखती हैं, जहाँ पे दो सुंदर सुंदर अल्फा बैठे हुए थे और एक डोमिनेटिंग अल्फा जो कि हमारा लैन किरेन था, वो खड़ा होकर के जियांग फेमियांग और वी चांगसे को डांट लगा रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि हमें आपके दोनों नेफ्यूज चाहिए, दोनों बच्चे चाहिए अपने दोनों नेफ्यूज के लिए।
वो लोग आगे कुछ प्रोसेस कर ही पाते तभी ऊपर से विंग और जांगजिंग दोनों उतर के आ रहे होते हैं दोपहर का लंच करने के लिए। तभी अपने घर में इन लोगों को देखते हैं। उसे देखते ही जांगजिंग और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गुस्से में दांत पीसते हुए वहां आके खड़े हो जाते हैं। जांगछिंग और विंग के पैर वहीं रुक जाते हैं जो लास्ट सीढ़ी पे खड़े थे वो दोनों, और एक दूसरे को देखते हुए कानाफूसी करते हुए कहते हैं, इसको क्या पानी के जग कम पड़ गए थे जो यहाँ उठ के आ गया है? और जियांगचेंग कहता है, हाँ, और इसको लगता है मेरे थप्पड़ कम पड़ गए थे जो ये वापस यहाँ खाने आ गया है। फिर कहता है चलो चल के देखते हैं क्या बात हो गई। फिर वो वहां आते ही अपने मॉम डैड से पूछता है, मॉम डैड यहाँ क्या चल रहा है? इस पे उसके मॉम डैड कहते हैं, मिस्टर लैंड अपने दोनों नेफ्यूज का रिश्ता लेकर आए हैं तुम दोनों के लिए। इतना सुनना ही था तो विंग सीधे आता है और कहता है, ओए अंकल, पानी का जग कम पड़ गया था जो तुम यहाँ रिश्ता लेकर आए हो। हाँ, तो भूल जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करूंगा। अपनी शक्ल देखी है आईने में? हाँ, छिपे हुए आधे पूंछ वाले लंगूर लगते हो, लंगूर। भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना रिश्ता मेरे लिए लेकर आने की? हाँ, मैं तुम्हारे जैसे अंकल से शादी करूंगा। मेरे से इतनी उम्र में बड़े हो, ऊपर से इतना ज्यादा रूड। क्या कहा था तुमने? मुझे वेटर, और मैं तुमसे शादी करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ वरना मैं दूसरा जग तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। वहीं सेम जियांगचिंग भी लैंस स्टेशन के पास आते हुए कहता है, ओए अंकल जी, दूर से ही, हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें एक थप्पड़ लगाया था, इसी वजह से ना, थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो ना? तो भूल जाओ क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने से नहीं रहा, और अगर तुम नहीं माने और अगर तुमने अपने दिमाग से शादी का भूत नहीं उतारा तो थप्पड़ की बरसात होएगी, देख लेना। और फिर तुम बैठ के गिनते रहना कि कितने थप्पड़ मारे तुम्हारे ओमेगा ने तुम्हें, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ने से न रहा। और अगर मुझसे जबरदस्ती शादी की तो सच्ची बता रहा हूँ, इतने थप्पड़ लगाऊंगा, इतने थप्पड़ लगाऊंगा, तुम गिनती भूल जाओगे। और मुझे भी, समझे ना? बराए हम लोगों से शादी करने वाला, शक्ल देखो जाके आईने में। वहीं एक तरफ वांगजी और लैन सीजन मन ही मन इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उनके गुस्से की सारी सीमा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और अपने हाथ को बस मुट्ठी बांधे हुए विंग और जियांगछिंग की बकवास बातों को सुन रहे थे। वहीं अंकल किरण बस मुंह हाँ किए विंग और जियांगछिंग को देख रहे थे और अपने मन में कहते हैं, ये क्या कर रहे हो बच्चों? गयो, तुम दोनों तो गयो, ये ठाकुर तुमको नहीं छोड़ेगा बाबा रे, नहीं छोड़ेगा। तुम दोनों तो गयो, किससे पंगा ले रहे हो? कम से कम एक बार सोचना तो चाहिए था। क्यों इन दो भूखे सिरों को जगा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है बच्चों, ये जो ठान लेता है, जो सोच लेता है, वो हासिल करके रहता है। अपनी फूटी किस्मत पे रोना शुरू करो तुम दोनों। और ये सारी बातें सोचते हुए वो विंग और जियांगचेंग को हाँ करके देख रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले ही विंग और जियांगचेंग दोनों लैन सिचेन को, लैन वांगजी को और अंकल भी उसके पीछे पीछे आ रहे होते। वो तीनों को घर से बाहर निकाल करके मुंह पे दरवाजा बंद करते हुए कहता है, यहाँ दोबारा रिश्ता लेकर मत आना, समझे ना? और जाओ जाके अपनी शक्ल आईने में देखो, बराया हमारे लिए रिश्ता लेकर के। और इतना बोलने के साथ ही मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। विंग और जियांग जिंग तो दोनों दरवाजे के पास थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जियांग फेमियांग और वीजांग से एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, ये हमारे बच्चे ने क्या किया? क्यों अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मांग ली? अब क्या होगा? इस पे जियांग फेमियांग कहते हैं, अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ, हमारे बच्चों को नहीं पता है ये लोग द डेविल ऑफ किंग है। ये लोग ऐसे ही नंबर वन बिजनेसमैन नहीं बने हैं यार, इसके सामने तो साम दाम दंड भेद सारे फेल हैं। हमारे बच्चों ने अपनी मुसीबत अपने सर बांध ली। इस पे वीकांग से कहता है, सर नहीं, गले बांध ली, गले। उन्हें नहीं पता ये दो डेविल इनसे बिना शादी किए मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है कि उन्हें इन दोनों से शादी करनी है, मतलब वो शादी करके ही मानेंगे, अब कुछ भी हो जाए। हाँ, पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों का। इस पे जियांग यू और वी चांग से कहती हैं, क्या मतलब पता नहीं क्या होगा कुछ भी? आप क्या बोले जा रहे हो? इस पे वो दोनों कहते हैं, तुम्हारे दोनों बच्चों ने अपने सर पे आफत का बहुत बड़ा पिटारा रखा हुआ है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तुम्हें नहीं पता है उन दोनों के बारे में? वो बिजनेस टाइकून ऐसे ही नहीं बने हैं। पूरी चाइना उनसे थर थर कांपती है और वो एक नंबर के रूड, अकरू और जिद्दी किस्म के लोग हैं। तुम्हें नहीं पता, लैन से पंगा नहीं लेना चाहिए था। इन दोनों ने ऐसा क्या किया है कि वो उनका रिश्ता लेकर आए हैं और इन दोनों ने उसके मुंह पर बेइज्जती कर दी है। तुम्हें लगता है ये सब इतना इजी जाएगा?
अपने बच्चे के लिए बस दुआ करो दुआ, ताकि उनके साथ ज़्यादा बुरा ना हो। वहीं दूसरी तरफ जियांग छिंग और विंग दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हुए कहते हैं, हाँ, डराया था हमसे शादी करने वाला, मैंने तो अच्छे से सबक सिखा दी। और वो दोनों कहती है, हे भगवान, हमारे बच्चों का क्या होगा अब क्या करेगा वो लोग? क्या हमारे बच्चे के साथ कुछ होने वाला है गलत? मुझे बहुत डर लग रहा है जी। जियांग फिमिया कहते हैं, पता नहीं क्या होगा आगे, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर दुआ करो कि ज्यादा बुरा ना हो। तरफ जियांग फिमिया, जांग यू, वी जांग से वी चांग कांग थे, दोनों सैड, चारों कपल सैड होके बैठे थे। वहीं ये विंग और जांग जिंग दांत पीस लेने के बाद और एक दूसरे को डेविल स्माइल पास करते हुए अंदर आते हैं, जहाँ पे उनके मॉम डैड इस तरह से मायूस होके बैठे हुए थे, जैसे कि 12 मन विपत्ति पड़ा हो इन लोगों के फेस पे। आते कहते, डैड क्या हुआ, आप लोग ऐसे शकल बना के क्यों बज रहे, जैसे कि आप लोगों के शकल में 12 बजा हो। उसकी बात सुनकर वो कहते, मेरी तो बजी ही है, तुम्हारी भी बजेगी। तुम्हें नहीं पता बेटा जी, आपने कौन सा मुसीबत अपने सर पाल लिया है। उसकी बात सुनकर कहता है, डैड आप क्या कह रहे हो। फिर वी चांग से कहते हैं, तुम्हें पता है वो कौन है, वो लैंस हायर के लैंस है। तो विंग और चांग चिंग कहते हैं, हाँ तो होंगे कहीं के लैंस फैंस। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते, क्या लैंस? तो वो कहते, हाँ हाँ लैंस, और तुम्हें पता है तुमने अभी जिसको रिजेक्ट किया है, वो दोनों अपने अपने कंपनी के सीईओ है। तो इस पे विंग कहता है, हाँ तो मैं भी तो फ्यूचर में सीईओ बनने वाला हूँ। इस पे वी कांग से कहते हैं, हाँ हाँ तुम बने तो नहीं हो ना, बनने वाले हो। हाँ, और तुम्हें ये पता है वो कितना ज्यादा रूड, अकड़ू खड़ूस। ऊपर से विंग कहता है, फौजसी, चल कुकड़ा, और पता नहीं क्या क्या है, सब है वो। इस पे उसकी माँ कहती है कान मरोड़ते हुए, शैतान लड़के, तूने उन लोगों को हॉट किया है, वो लोग तुम दोनों का रिश्ता लेके आए थे तो क्या गुनाह कर लिया। इतने अच्छे हैंडसम डैशिंग स्मार्ट, ऊपर से इतने ज्यादा अमीर, तो तुम्हें उन दोनों का ओमेगा बनने में क्या प्रॉब्लम है। इस पे विंग कहता, माँ बस, उसने मुझे वेटर बुलाया था, इसलिए मैं तो उससे कभी शादी नहीं करने वाला। और इतना बोलकर विंग गुस्से में दांत पीसता हुआ खाना खाने के लिए निकला था, बिना खाए वापस से घर से निकल जाता है। चांगचेंग भी उसके पीछे पीछे हो लेता है, और वो दोनों बाहर आ गए हुए थे, कहते, ब्रो अब हम क्या करने वाले हैं। इस पे विंग कहता है, हम क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं उससे शादी नहीं करने वाला। इस पे जियांगचेंग कहता है, ब्रो मैं भी नहीं करने वाला, सच बता रहा हूँ, मैं तो उसके ना थप्पड़ मार मार के गाल सुझा देने हैं। इस पे विंग कहता है, चलो क्लब चलते हैं", और इतना बोलकर वो लोग क्लब आ गए थे, जहाँ पे वैनचिंग और नेहेफेंग और सॉन्गलैंड सॉसिंचिंग सब आए हुए थे। वो लोग भी आते और ज्वाइन कर लेते। यहाँ पे वेंचिंग अल्फा थी और सॉसिंचिंग भी अल्फा था, बाकी सारे ओमेगा और बीटा थे। वेनिंग भी अल्फा था। वो दोनों सारे लोग एक साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पे इन दोनों की शक्ल बनी हुई थी। तो वो लोग पूछते क्या हो गया। इस पे विंग और जियांगजिंग कुछ भी नहीं बताते और कहते, कुछ नहीं, काम की वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ है, यहाँ पे रहूंगा तो थोड़ा मूड लाइट हो जाएगा। इतना बोल करके और वो लोग डांस करने के लिए फ्लोर पे आ जाते हैं। सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, ऐसे ही सब एक साथ होकर के। वेनिंग विंग के पास था और नी हसेंग जियांगजिंग के पास था। हालांकि नी हसेंग एक बीटा था, बट फिर भी वो डांस कर रहा होता है। वांग जी, जो कि उसी क्लब में किसी के साथ मीटिंग करने आया हुआ था। जैसे ही क्रिस की नजर विंग पर जाती है, वो कहता है, सर रेस्टोरेंट वाला वेटर। तो वांग जी कहता है, आह वेटर नहीं है वो, तुम्हें पता है ना। इस पे क्रिस कहता है, जो भी है सर, वो देखिए वहां पे डांस कर रहा है किसी अल्फा के साथ में। वांग जी ये सुना था, कहता क्या क्या, और इतना बोलकर वो उठ जाता है। सारे क्लाइंट भी डर गए थे और वो कहता है, एक्सक्यूज मी गाइस, और इतना बोलकर वो फटक से नीचे आता है और विंग को पकड़ के लेके जाने लगता है। इस पे विंग कहता है, हे यू अंकल, मेरे हाथ को छोड़ो, मैंने कहा मेरे हाथ छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पे वांग जी कहता है, मैं और तुम्हारा हाथ छोड़ दो, क्यों बताओगे मुझे। तभी वो वहां पे आसपास सभी को देखता है, जो सब रुक गए थे और सब वांग जी को घूर के देख रहे होते हैं। इस पे वो कहता है, मुझे बस इनसे 2 मिनट का काम है, मैं बस अभी आया पूछ के कि ये खाने में कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। इतना बोलकर विंग को खींचते हुए ले जाता है दूसरी साइड। विंग भी सबको बोल देता है कि हाँ हाँ, इसे मेरे होटल की खाना इतना पसंद आया है कि ये मेरे पीछे नहा धो के ही पड़ गया है। मैं अभी आता हूँ गाइस, तुम लोग डांस करो। इतना बोलकर वो वांग जी के हाथ से अपना हाथ निकालता है और उसके पीछे चलने के लिए बोलता है।
विंग आता है वॉशरूम एरिया तरफ, जहां वांगजी आके कमर पे हाथ रखते हुए दांत पीसते हुए कहता है, वो तुम उन लोगों के साथ डांस क्यों कर रहे थे? हाँ। इस पे विंग कहता है, मेरा बॉडी मेरी मर्जी, मैं किसी के भी साथ डांस करूँ, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस पे वांगजी दांत घुराते हुए कहता है, हे, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मतलब कि मुझे तुम्हारा अल्फा बनना है, तो अपनी अल्फा को होते हुए तुम ये सभी थिंग्स करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है? इस पे विंग एक लात मारता है उसके पैर पे, बेचारा वांगजी आई करके अपना पैर पकड़ता है और कहता है, तुम्हें तो। इस पे विंग बीच वाला उंगली दिखाता है और कहता है, सपने में, और मेरे पीछे मत आना, वरना मैं तुम्हारे सर पे भी मारूंगा। पर आया मुझे मना करने वाला। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। बेचारे वांगजी का फिर से पोपट हो गया था। वांगजी कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर अपना टूटा हुआ पैर, जो कि बहुत जोर से मारा था, थोड़ा इधर उधर चलते हुए आता है, तो क्रिस कहता है, सर आपको क्या हो गया? इसमें वांगजी बस आँख कुरेद के देख रहा होता है गुस्से के मारे, और कहता है, कुछ नहीं, अपना काम करो। फिर वो लोग बैठ गए थे। अगले दिन वांगजी क्रिस से कहता है उसके जो रेस्टोरेंट है ना, जहाँ पे वो अभी है, पता करो वो कहाँ है। क्रिस आनन फानन में पता करवाता है कि सर ये वाले रेस्टोरेंट में है। अंग्रेजी कहता है, बहुत सारा व्हाइट रोजेस उसके रेस्टोरेंट में भेजो, ठीक है ना? क्रिस कहता है, बट वाई सर? कहता है, मैंने कहा तो भेजो। ना चाहते हुए भी 500 फूलों का गुलदस्ता बनवा करके, और विंग जिस रेस्टोरेंट में अभी फिलहाल से था, उस रेस्टोरेंट में भेज देता है, क्योंकि विंग एक शेफ था और उसे खाना बनाना भी बहुत पसंद आता था। तो कभी कभी वो किसी में चला जाता था, कभी कभी इंस्पेक्शन के लिए चला जाता था, कभी कभी कोई काम करने खुद चला जाता था, नहीं तो कभी कंपनी चला जाता था। इसी वजह से तो जब वो काम कर रहा था, सभी कस्टमर से सर्विस के बारे में पूछ रहा था, क्वेरी कर रहा था, तभी एक वेटर भागता हुआ आता और कहता, सर आपके लिए बहुत सारे बुकीज आए हैं। और उसके बाद देखता है कि एक एक करके बहुत सारे लोग, विंग के आसपास बहुत सारा वाइट रोज का बुके ला करके रख दिया जाता है। विंग उसमें से कार्ड लेता है, निकालता है, जिसमें सॉरी लिखा हुआ था, एंड देन प्लीज मुझसे शादी कर लो लिखा हुआ था। विंग लेता है सारा गुलदस्ता, बाहर डस्टबिन में लाकर फेंक देता है, और कार्ड को उसी डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है, पराया मुझसे शादी करने वाला। जब वांगजी को पता चलता है कि विंग ने सारे बुके को ले जाकर डस्टबिन में फेंक दिया है, वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, इसकी तो फुह। फिर अगले दिन वो वांगजी विंग के लिए वापस से रेड रोज का गुलदस्ता बनाता है, और फिर वापस से उसको भेजता है। इस बार भी विंग ने यही हाल किया था, सारे फूलों को ले जाकर के डस्टबिन में डाल दिया हुआ था। अब वांगजी कहता है, ओके, फूल से काम नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, फूल ना सही तो कुछ और सही। फिर वो बहुत सारे उसके ही जैसा वो कपड़ा ड्रेस पहनता था, उस तरह के कुछ ड्रेस, कुछ कोट, और बहुत सारे ब्रॉचेस, ज्वेलरी लगा करके पूरा थाल में सजा करके उसके रेस्टोरेंट में भेजता है। इस बार विंग जब ये देखता है, उसको इतना तेज गुस्सा आ रहा था, वो कार्ड को फाड़ करके लिख देता है, माय फुट, और इतना बोलकर उसमें रखते हुए कहता है, आप ले जाइए इसे, मुझे नहीं चाहिए। बेचारा वो जितना लेके आया था वो सब वांगजी के सामने लाके रख देता है और कहता है, सर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हम इसे वापस ले आए हैं। वांगजी तो दांत पीस रहा होता है कि मैं इसका करूँ तो करूँ क्या, ये मेरी बात आखिर सुनता क्यों नहीं, मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। हाँ, अब वांगजी के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, क्योंकि वो कपड़ा भी भेज चुका था, फ्लावर बुके भी भेज चुका था, सब कुछ कर चुका था। इसलिए कहता है, मैं खुद जाता हूँ उसे मनाने के लिए। और इतना बोल करके, और बहुत सारा चॉकलेट बुके में बनवा करके, और वो लेके उसके पास आता है और उसे देता है। वांगजी जो कि उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था कंपनी जाने के लिए, और वो लोग एंट्रेंस पे ही मिल गए थे। विंग उसके सामने में हंसते हुए उस बुके को लेता है, और उसे भी डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है, ओए अंकल, तुम बुढ़े घूसट सठिया गए हो, एक तो तुम मुझसे एज में बड़े हो, ऊपर से बार बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए किसी ना किसी को भेज देते हो, तुम्हारा जी नहीं भरता इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी। दूसरी चीज, मैं तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, इसलिए ये सारे टैंटम करना बंद करो, पर आया मुझसे शादी करने वाला। फिर से वांगजी के पैर पे एक लात मारता है कूच के, और अपने कार में बैठ के चला जाता है। बेचारा हमारा वांगजी आई करते हुए अपने पैर को लेता हुआ कहता है, यू नकचढ़ा बच्चा, रुक जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम ही से करूंगा। और इतना बोलकर कुर्सी पे बैठ जाता है, जो बाहर रहता है ना लगा हुआ, और हंस रहा होता है। क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, भाई अभी अभी इनका पोपट हो गया और ये हंस रहे हैं।
तो क्रिस कहता है सर आपको क्या हुआ है। इस पे वांग जी कहता है कुछ नहीं, फर्स्ट साइड लव के बारे में सुना है। तो इस पे क्रिस अपना सर खुजाते हुए कहता है सर मैंने तो कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, मुझे कैसे पता होगा। इस पे कहता है ये भी पॉइंट है। फिर वांग जी विंग को जाते हुए बस देख रहा होता है, फिर वो अपनी कार में आके बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करता है। वांग जी के सामने उसके दिलो दिमाग में जहन में हर जगह सिर्फ और सिर्फ विंग बसा हुआ था। विंग जो कि दांत पीसते हुए गुस्सा करते हुए हर चीज को फेंकते हुए और उस पे पानी का जग उड़ेलते हुए सीन उसके सामने में बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था। ना चाहते हुए भी वो बस सिर्फ और सिर्फ वांग जी के सामने विंग का ही फेस आ रहा था और वो उसी के यादों में खोता चला जा रहा था। वांग जी वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस आने के बाद अपने कैबिन में बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ लैंस चंद भी बैठे हुए थे। तो वांग जी कहता है व्हाट्सअप गगा। इस पे लैंस चंद कहते हैं "हाँ, मैं तो अपने वालों को मना मना के थक गया हूँ, पर वो तो मुझे थप्पड़ की बरसात किए जाता है, मुझसे तो देखा नहीं जाता। मैंने क्या क्या नहीं किया, बुके दिए, फ्लावर्स दिए, ज्वेलरी दिए, ब्रांडेड शूज तक दिए उसे, पर उस बेवकूफ ने बदले में मुझे थप्पड़ दिया और कुछ भी नहीं। बेचारे अपना गाल दिखाते हुए बोल रहा था। इस पे राम जी कहता है सेम पिंच ब्रो, सेम पिंच, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो दोनों इतने ज्यादा बदमाश है कि शादी के लिए मान ही नहीं रहे हैं, पर मैं भी पीछे नहीं हटने वाला, मैं तो अपने वाले को मना के ही रहूंगा। इस पे लैंस एजेंट फुल डिटरमाइन होते हुए कहते हैं तो क्या मैं पीछे रहने वाला हूँ, मैं भी तो उससे शादी करने ही वाला हूँ ना, मैं भी उसे मना के ही रहूंगा, देख लेना। और इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे हाई फाई देते हैं और कहते हैं यस ब्रो, सच में, वरना हमारे इज्जत का सवाल है कि दो ओमेगा मिलकर हमारा पोपट कर देते हैं। इतना बोलकर वो दोनों वापस से अपने अपने काम में लग गए थे। अब 2 दिन बाद वांग जी जानबूझ करके विंग के रास्ते में उसका वेट कर रहा होता है। जब वो देखता है कि विंग ऑफिस जाने के लिए रेस्टोरेंट से निकल के जा रहा होता है, वांग जी क्रिस को कहता है तुम्हें पता है ना क्या करना है। क्रिस कहता है यस सर मुझे पता है। इतना बोलकर उस कार को विंग की कार के सामने लाके जानबूझ के ठोक देता है, जिससे वांग जी की कार में भी डेंट पड़ गए थे और उसकी कार में भी डेंट पेंट दोनों पड़ गए थे। विंग दांत पीसता हुआ बाहर निकलता है और वांगजी भी फिर से उसके एक लात पे किक करते हुए कहता है तुम्हारी तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, तुम हर बार मेरे रास्ते में आके कोई ना कोई पखेरा खड़ा करते ही हो। इतना बोलकर वांगजी को कॉलर को पकड़ के और उसके ऊपर चढ़ के उसके बालों को नोचना शुरू कर देता है। वांगजी तो विंग को गोद में आराम से संभाले हुए था और विंग जो उसके बाल को नोच रहा था वो नोचने दे रहा था। विंग गुस्सा में दांत पीसते हुए कहता है यू डेविल रास्कल अल्फा कहीं के, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मैं हाँ नहीं करूंगा तो तुम ये सब टंटम करोगे हाँ, बताओ मुझे तो, कभी फूल भेजते हो, कभी बुके भेजते हो, कभी खुद को तुड़वाते हो, कभी मेरी कार को फोड़ते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारी नौटंकी करोगे और मैं हाँ कर दूंगा। मेरी जान के दुश्मन बन के बैठे हो, मुझसे शादी करनी है इनको, मैं तुम्हारा सत्यानाश और कबार कर दूंगा, देख लेना। इतना बोल करके उसके पूरे बालों को नोच कर अपना सारा गुस्सा निकालता है। वांग जी विंग को ले जाकर कार के डिक्की पे बैठाते हुए कहता है हो गया तुम्हारा या कुछ और करना है। हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, फुक, फुक, शांत हो जाओ, हो गया ना। विंग दांत पीसते हुए कहता उतारो मुझे नीचे। इस पे वांग जी कहता है नहीं तुम गिर जाओगे, आराम से बैठो और देखो, मैंने नहीं किया है, तुम्हारी कार से मेरी कार की भी टक्कर हुई है, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। ये मेरी कार हाँ करोड़ों की है। इस पे विंग कहता है तो मैं क्या करूँ, हाँ तुम्हारे कार की आरती उतारूं या फूल माला लेके आओ, बताओ मुझे। मैंने बोला था मेरी कार के सामने आके टक्कर मारने के लिए, उछलते कूदते तो खुद ही आ गए थे। अब मुझे नीचे उतारो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम। इतना बोलकर वांग जी को धक्का देता है और प्राइवेट पार्ट पे एक लात मारते हुए वहां से निकल जाता है। बेचारा हमारा वांग जी वापस से आई करते हुए रह जाता है। और किस कहता है सर ये प्लान भी फेल हो गया। वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं दूसरा प्लान बनाऊंगा इसे पटाने के लिए, ये शैतान को तो मैं पटा के ही रहूंगा, तुम देखते जाओ। और इतना बोल करके और वो रिंग को बस दांत पीसते हुए जाते हुए देख रहा था। वांग जी कहता है हाँ, मेरा दिल आया भी तो किस पे, इस जिद्दी अड़ियल ओमेगा पे। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, देख लेना तुम। जिस दिन मेरे हाथ आए ना सारा बदला निकालूंगा तुमसे, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और इतना बोलकर वो एक डेविल स्माइल दे रहा होता है, जिसे देखकर हमारा क्रिस कहता है अब आपको हंसी क्यों आ रही है सर। इसे वांग जी कहता है बच्चों की जानने वाली बातें नहीं है। और इतना बोलकर कहता है चलो कार में चलते हैं। और वो वापस से
कार में आके बैठ जाता है और वापस से कंपनी के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचन वो फिर से आज आ, जियांगछिंग को मनाने के लिए निकल पड़ा था, जहाँ पे जियांगछिंग का एक कंसर्ट होने वाला था, जहाँ पे जियांगछिंग ने बहुत ही ज्यादा रिवेलिंग ड्रेस पहनी हुई थी और उस ड्रेस को पहन करके वो डांस कर रहा होता। वो इतना मस्त डांस किया था कि उसके नेवल टमी एरियाज दिख रहे थे, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। और उसके बैक से भी वो बैक पूरा दिख रहा था, आगे से उसने स्टेप से कवर किया हुआ था बट बैक उसका पूरा विजिबल हो रहा था। उसके मूव्स एकदम लड़कियों जैसे स्मूथनेस से भरे हुए थे। लैन सिजन जब ये सब कुछ देखता उसको तो गुस्से का पारा चढ़ा हुआ था। और इतना ही नहीं, डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कुछ लोग जियांग चेंग को बड़े गंदे तरीके से टच कर रहे होते हैं और उसको ऊपर से नीचे तक गंदी नजर से घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जिस वजह से ना चाहते हुए भी नैन्सी चैन जंगजन को तानते हुए बाथरूम लेके आता है और उसे सीधे वॉल पे पिन करते हुए कहता है, ये क्या वाहियात हरकतें हैं, तुम्हें समझ नहीं आता। इस पे जियांगजिंग कहता है, मैंने अब क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इस तरह से बरस रहे हो, बताओगे मुझे अंकल। इस पे जियांगजिंग की बात सुनने के बाद लैन सिचन उससे कहता है, अंकल वंकल गया तेल लेने के लिए, और कपड़ों को पकड़ के दिखाते हुए कहता है कि किस तरह की रिवाइलिंग ड्रेस पहनी है, नीचे से नेवल दिख रहा है, ऊपर से डीप वी पहन के रखे हो जिससे तुम्हारा चेस्ट एरिया दिख रहा है। तुम्हें समझ में आता है कि तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ये सुनकर जांगजिंग कहता है, ओए अंकल, तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें फिर से थप्पड़ पड़ेंगे। और ये मेरा कंसर्ट है, मेरा शो है, मैं जैसा भी ड्रेस पहनूं, तुम्हें उससे क्या। हाँ, इतना बोल करके जांगजिंग एक थप्पड़ लगा के जाने को होता है। लैन सिचन उसके हाथों को पकड़ के वापस से एसलैंड पे सीधे धक्का देता है, दोनों हाथों को पीछे करते हुए उसके जबड़ों को पकड़ के उसे किस करता है और बाइट करके ब्लड बाहर कर देता है और अपने लिप्स को साफ करते हुए कहता है, तुम मेरे ओमेगा हो, समझ में आता है तुम्हें, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो समझ जाओ, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे शादी करनी ही है। बहुत प्यार से मना लिया, अब जबरदस्ती करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। और इतना बोल करके अपना कोट उतारता है और जियांगजिंग के ऊपर डालते हुए कहता है, ऐसे तो बाहर बिल्कुल मत जाना तुम, वरना मुझसे बुरा अभी पूरे हॉल एरिया में कोई नहीं मिलेगा। इतना बोल करके जियांगजिंग हमारा लैन सिचन दांत पीसते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद अब जियांगजिंग को भी एहसास हो गया था कि हाँ भाई हाँ, उसका अल्फा उसके लिए थोड़ा अग्रेसिव तो दिख रहा है। ऐसा नहीं था कि जियांगजिंग को लैन सिचन पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो विंग की वजह से हाँ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जियांग चेंग को लैन सिचन बहुत पसंद आ गया था। और वो जितना एग्रेसिवनेस दिखाता था और उसके लिए बुके रोज वगैरह लाता था और उसे पैम्परिंग करता था, जियांग चेंग हमेशा से अपने लिए एक ऐसा ही अल्फा चाहता था जो उसकी हर नौटंकी को बर्दाश्त करे, उसके गुस्से को सहे और उसे प्यार करे। और लैन सिचन ये सब कुछ करता आ रहा था, लेकिन आज अनजाने में ही जियांग चेंग ने लैन सिचन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। इसीलिए वो उस कोट को लेता है, उसे स्मेल करते हुए कहता है, अल्फा। फिर उसे पहन लेता है और ठीक करते हुए बाहर आता है। अभी छोटा सा गेट टुगेदर होता है ना, तो थोड़े लोग बचे हुए थे, तो उन लोगों से वो बातें कर रहे थे। तो वो लोग बात करते हुए जब देखता है लैन सिचन की जियांगचिंग ने उसका कोट वेयर किया हुआ है, तो उसको नहीं देखता है। एंड देन थोड़े ही देर में वो वहां से निकल जाता है, जो कि जियांगचिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि इतना कोल्ड रिएक्शन देते हुए, अब तो उसने कोट पहन लिया था ना, फिर भी इतना कोल्ड रिएक्शन क्यों दिया लैन सिचन ने, ये सोच रहा था। उसके बाद वो घर आ जाता है। अब कुछ दिन बीत गए थे, लैन सिचन का गुस्सा भी ठंडा हो गया था और वो जियांगचेंग को मनाने के लिए फिर से बहुत सारा बुके भेजते हैं। पर इस बार जियांगचेंग कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि क्या वो सामने से आकर उससे बात करेंगे। अब लैन सिचन जियांगचेंग को कुछ बुके, चॉकलेट या कुछ भी ड्रेस भेजता तो था, तो पहले जियांगचेंग लौटा देता था, लेकिन अभी जियांगचेंग नहीं लौटा रहा था। वो सभी चीज़ों को अपने पास कलेक्ट करके रख रहा था, लेकिन वो वेट कर रहा था कि वो उसे आके मनाए, बोले तो शायद वो हाँ कर दे। वहीं दूसरी तरफ जब जियांगचेंग ये सभी चीज़ें रख रहा था, तो लैन सिचन कहते हैं वो लौटा भी नहीं रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। फिर एक दिन वो उससे मिलने के लिए उसके कॉन्सर्ट शो पे जाता है। कॉन्सर्ट शो होने से पहले ही उस ड्रेसिंग रूम में लैन सिचन बिना किसी के बात सुने एंटर कर जाता है और एंटर करके दरवाज़ा बंद करते हुए सीधे जियांगचेंग को अपनी बाहों में भर के किस करता है। किस कर लेने के बाद उसे सेपरेट होते हुए नीचे बैठ जाता है। रिंग निकाल कर उसके सामने रखते हुए कहता है, आचिंग, विल यू मैरी मी।
एक तो पहले भी इतना सारा एफर्ट वो कर चुका था, अब चांगचिंग उसे और तरपाना नहीं चाहता था, इसलिए वो हाँ कर देता है और लैंसिजन उसे रिंग पहनाते हैं और उसे गले लगते हैं, वो वापस से उसे किस करते हैं। किस करके सेपरेट होने के बाद कहता है, तो सच में तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना? तो जियांगजेंग एक थप्पड़ लगाने वाला होता है। लैंसिजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हे डोंट, अब मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तो तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते। इस पे जियांगजेंग रोते हुए कहता है, थप्पड़ कौन मार रहा है बुद्धू, इतना टाइम क्यों लगाया, पहले आना चाहिए था ना। और इतना बोलकर उसके चेस्ट पे हिट करने लगता है। तो लैंसिजन उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे शांत कराते हुए कहते हैं, सब ठीक है, सब ठीक है। और इतना बोल करके लैंसिजन फिर आगे फ्रंट रो में जाके बैठ जाते हैं और वो अब की बार जियांगजिंग ने ड्रेस पहनी हुई थी, रिवीलिंग ही थी, लेकिन पूरा नेकेड तक कवर था, नेक तक, और वो डांस कर रहा था। लैंसिजन उसके डांस को एंजॉय कर रहे थे। एक का तो मामला सेटल हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन दूसरा, उसको तो इस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ था कि आखिरकार उसने मुझे बेटर बोला तो बोला क्यों। इसलिए वो हाँ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और वो सच में भांगजी को बहुत परेशान करना चाहता था, ताकि उसे एहसास हो जाए कि ओमेगा इतने भी कमजोर नहीं होते हैं। ख्यालों में खोया हुआ था, वो रह रहकर बांगजी के बारे में सोच रहा था। ऐसा नहीं था कि विंग के मन में बांगजी को लेकर फीलिंग नहीं थी, जिस तरह से वांगजी विंग को लेकर के ऑब्सेसिव पॉजिटिव हुए जा रहा था और उसने जिद कर रही हुई थी कि वो शादी करेगा तो उसी से करेगा, लेकिन हमारा विंग वो तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। आज विंग इसी तरीके से किचन एरिया में काम कर रहा था। काम करते करते उसके हाथ में कट लग जाते हैं, जिस वजह से वो आउच करता है। तभी वहाँ पे अचानक से वांगजी आ जाता है, क्योंकि वो वांगजी विंग को ढूंढते ढूंढते आया था। और जब उसे पता चला कि विंग अंदर के सेक्शन में है, अब तो वो हमेशा ही कुछ न कुछ लेके भेज देता था या खुद ही एट प्रेजेंट रहता था, जिस वजह से सारे स्टाफ मेंबर को भी पता चल गया था, हाँ भाई हाँ, ये हमारे ओमेगा के होने वाले अल्फा जो है। वांगजी उसके हाथों को ले लेता है और अपने मुंह में डालता है। विंग तो बस वांगजी के बालों को, उसके चेहरे पे आए सिकन जो था उसे वो नोटिस करने में लगा हुआ था। वांगजी कितना ज्यादा कूल, हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। विंग बस अपनी पलकों को ब्लिंक करते हुए वांगजी के इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहा था, जिसके मुंह में विंग की उंगली थी। वांगजी उसके ब्लड को सक करते हुए थोड़ा निकालता है बाहर और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग तो बस अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए देख रहा था। फिर अचानक से उसे एहसास होता है ये क्या चल रहा है। फिर अपनी उंगली को खींचते हुए कहता है, यू अंकल जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, अभी कभी बाहर निकलो। इतना बोलकर जैसे हाथ मारने वाला होता है, चाकू नीचे गिर जाती है और विंग चीखने वाला होता है कि वांगजी उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके ओके, सब ठीक है। विंग को सच में डर लग गया था कि कहीं चाकू उसके पैर पर ना आ जाए, बट चाकू थोड़ा साइड होके गिरा था और किचन एरिया के सारे लोग विंग और वांगजी के इस रूप को देख रहे होते हैं कि किस तरह से विंग बच्चे की तरह वांगजी के गोद में जाकर सिमट गया है। फिर वांगजी उसे किचन सेक्शन में ही एक साइड कॉर्नर पे लाकर बिठाता है और उसके हाथों को बैंडेज करने के लिए बोलता है, फर्स्ट एड किट दो। एक स्टाफ भाग के जाता है, फर्स्ट एड किट लेके आता है और वांगजी को दे देता है। वांगजी उसे लेता है और उसे निकाल के विंग के हाथों में बैंडेज करते हुए कहता है, क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते? इतना लापरवाह होने की क्या जरूरत है? हाँ। ये बात सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता, तुमसे किसने कहा मेरी मदद करने के लिए? मैं खुद कर लेता ना, तुम चाहो यहाँ से। पड़ा है मेरी मदद करने वाला। वांगजी उसकी इस नौटंकी को देख रहा था और मुस्कुरा रहा होता और अपने मन में कहता है, ये नहीं सुधरने वाला। अरविंद कहता है, हाँ हमने सुधरबो की करबी तू, जो जी करबी से कर ले। वांगजी वापस से उसके बालों को खराब करते हुए कहता है, वैसे मुझे भूख लगी है, क्या मुझे प्लेन नूडल्स मिलेंगे? विंग कहता है, नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, और तुम्हें खाना है तो वहां जाकर बैठ जाओ। और इतना बोलकर वो किचन में चला जाता है। वांगजी को पता था विंग उसके लिए नूडल्स बनाएगा, इसलिए वो चुपचाप से आके बैठ जाता है। क्रिस कहता है, सर क्या बात बनी? वांगजी स्माइल कर रहा था अपने मुंह में ना थंब वाले नाखून को चबाते हुए। क्रिस कहते, सर आप हंस क्यों रहे हैं सर? वांगजी कहता है, कुछ नहीं, देखते रहो। और इतना बोलकर वह बैठा हुआ था। 15 मिनट बाद एक सर्वेंट आकर के उसके टेबल पे वो पानी का ग्लास और प्लेन नूडल्स रख के चला जाता है। वांगजी कहता है, हे एक्सक्यूज मी, कम यहाँ। वो वेटर वहाँ आता और कहता है, वैसे ये डिश किसने बनाया है? वो वेटर ऐसे सक पका रहा होता है। वांगजी अपने पॉकेट से पैसा निकालता है और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कोई नहीं देख रहा है, रख लो। अब बताओ किसने बनाया है? क्या ये विंग ने बनाया है? वो वेटर हाँ में मुंडी हिलाता है, देन पैसा लेके भाग जाता है। वांगजी वापस से हंसने लगता है और उसको खा रहा होता है।
तो क्रिस कहता अच्छा तो आप इसलिए हंस रहे थे क्योंकि आपको पता था कि विंग सर बना के देने वाले हैं। तो वांग जी कहता है पता नहीं, पर मुझे बिलीव था कि वही मेरे लिए बनाएगा। वहीं अंदर किचन एरिया में वो बेटा डर के मारे भाग के तो आया था। तो विंग उसे पूछता है क्या तुमने उसे वो नूडल्स दे दिया खाने के लिए? तो बोलता है जी सर मैंने दे दिया। तो विंग कहता है तुम्हें वहाँ रहना चाहिए ना, अगर उसे तीखा लग गया या फिर कुछ और चाहिए होगा तो। वो कहता है अपने मन में सर खुजाते हुए अजीब है, वो पैसे देकर पूछ रही थी कि क्या विंग सर ने बनाया है, और अभी ये कह रहे कि वहाँ रहना चाहिए था ना ताकि पता चले। क्या ही कहूँ मैं। और इतना बोल करके वो वेटर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विंग स्टेन को पकड़े हुए खड़ा था और कहता है पराया, मैं तो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैंने नूडल्स बनाए थे। और वो थोड़ा देर पहले सोच रहा था कि वो बोल के गया तो आके पैन ले करके और खुद से उसमें प्याज वगैरह सालन डाल करके और सिजवान डाल करके और उसके लिए प्लेन नूडल्स बनाने लगा। उसमें थोड़ा सा गार्लिक्स किया था, धनिया पाउडर, कोरिएंडर का, और नमक वगैरह छींट करके, पेपरमिंट वगैरह छींट करके उसको दिया था सजा के कि जाओ दिया और बोलना कि मैंने नहीं बनाया है। पर उस बेटर ने तो कांड कर दिया था, सारा कुछ बोल दिया हुआ था, अब तो कोई फायदा था नहीं। इसी वजह से और विंग फिर वापस आता है, अब विंडो से झांक के देख रहा होता है वांग जी को खाते हुए। वांग जी को एहसास हो रहा था कि कोई तो घूर रहा है, पर वो अपना सर ऊपर नहीं करता और स्माइल करते हुए खा रहा होता है। किस कहता है सर टेस्टी है तो मैं भी खाऊं क्या? वांग जी उसके हाथ पे मारते हुए कहता है छूने की कोशिश भी मत करना, मैं इतनी मुश्किल से उसे मना रहा हूँ। हाँ, मेरा ओमेगा है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इतना बोल करके और वो लोग खा के बिल पेमेंट करके वहां से चले जाते हैं। वांग जी के जाने के बाद बिंग वहां आता है तो देखता है कि वांग जी ने सारे बाउल खत्म कर दिए हुए थे, जिस वजह से उसे अच्छा लग रहा था और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर कुछ दिन बाद वांग जी विंग को प्रपोज करने के लिए वापस से बुके भेजता है। विंग फिर से वांग जी को जलाने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए सारा बुके डस्टबिन में ले जाके फेंक देता है, और कार्ड भी, क्योंकि उसे पता होता था कि वांग जी कहीं आसपास ही होगा, नहीं तो उसका असिस्टेंट यहाँ तो जरूर होगा ही होगा। इसी वजह से और सबके जाने के बाद रात को विंग उसमें से एक फ्लावर निकाल करके और वापस से, एक्चुअली मैं फेंकने से पहले ही एक फ्लावर रख लेता था और कार्ड भी, और पुराने कार्ड को वो ले जाकर के फेंक देता था। तो ऐसा करता था तो सबको लगता था सच में विंग ने वो कार्ड और फ्लावर बुके सारे फेंक दिए हैं। फिर रात को वो जब घर आता था उसे संभाल कर रखता, और अभी उसके पास एक गुलदस्ता हो गया था पूरा का पूरा, और वो उस फूल को रोज देख के स्माइल करता, स्मेल करता और सो जाता था। आज एज यूजुअली विंग एक रेस्टोरेंट आया हुआ था जहाँ पे वापस से सारे फ्रेंड उसके मिलने वाले थे खाना खाने के लिए, जहाँ पे म्या वेंचिंग और सुयांग, सॉन्गलैन, साओ सिंचेंग, नी हिसैंग, वेनिंग सारे बैठे हुए थे। विंग और जियांगचिंग भी आया हुआ था। जियांगचिंग बहुत खुश था और वो बता रहा था कि हाँ मैंने तो हाँ कर दिया है, पता नहीं मेरा बुद्धू भाई कब हाँ करेगा। विंग कहता है ओ हेलो, मैं क्यों हाँ करूँ, तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया तो क्या मैं भी कर दूँ क्या? कुछ भी मतलब। और सभी लोग बोल के बात कर रहे होते हैं। वेंचिंग जो कि विंग के बगल में ही बैठी हुई थी, उन लोगों ने जैसे बात करते करते होता है ना कोई फनी टॉपिक निकल जाए, तो वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तो सभी डिस्कस कर रहे थे वेडिंग नाइट पे क्या करेगा, ये होगा तो कैसे होएगा, तू दोनों तो मैन है वैसे भी, बता मुझे, फिर ऐसे होएगा ऐसे होगा, ये बोल बोल कर ना हंसी मजाक चल रहा था वहाँ पे। तो वेंचिंग ना गलती से विंग के शोल्डर पे हाथ रख देती है। वहीं से वांगजी और क्रिस वो भी मीटिंग के लिए ही आए हुए थे उसी रेस्टोरेंट में, और वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। तभी क्रिस कहता है सर, विंग सर। वांग जी कहता है कहाँ है कहाँ है? और उस तरफ देखता है जहाँ पे वेंचिंग उसके कंधे पे हाथ रखी हुई थी। वांग जी का जो छांव उठा उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था, इतनी ही देर में वेंचिंग ने विंग के हाथों में हाथ डालते हुए उसे हाथ पे मारते नहीं, कहता है ये देखो ये रहा मेरा ओमेगा। ऐसे करके वो लोग बात कर रहे थे और वो लोग बस ऐसे एक दूसरे को ट्रोल कर रहे थे। भाई साहब ये सीन देखना बनता है कि वांग जी वहां आता है, वेंचिंग को हाथों को अलग झटकारते हुए विंग को खींच कर सीधे वॉशरूम की तरफ लाकर फेंकते हुए कहता है ये क्या हरकतें हैं कि तुम भूल गए हो कि तुम मेरे ओमेगा हो, और मेरे रहते हुए किसी और अल्फा के साथ इंगेज हो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम विंग एक लात मारता है उसके पैर पे और कहता है अंकल मुझसे दूर रहो। सबसे पहली बात, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम मेरे अल्फा अल्फा बन के घूमो, और दूसरी बात कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और अल्फा के पीछे घूमूं, इसमें मेरी मर्जी मेरा मन, आपका क्या जा रहा है हाँ? और इतना बोलकर दोबारा से उसके पैर को कूचते हुए बाहर जाता है। तो वांगजी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है
तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे शादी करनी है, डैम इट। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं कितना ईगरली ये सब कुछ कर रहा हूँ, इफोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग को तो छौ चढ़ा ये था, किसने मुझे वेटर बोला तो बोला कैसे, इतना क्यूट उमेगा एक वेटर, इसलिए वो एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है तो भूल जाओ कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, मतलब करनी है। विंग कहता है फिर पूरी लाइफ टाइम ना बाल ब्रह्मचारी बनने के लिए राजी हो जाओ, क्योंकि मैं तो हाँ करने से ना रहा। और तुम्हारा ये जो सपना है ना कि मुझ जैसे क्यूट उमेगा से शादी करो तुम, भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक वेटर से शादी नहीं करनी चाहिए। अरिना बोलकर दोबारा से इसको पैर को कूच देता है, अंदर निकल जाता है। बेचारा हमारा वांगजी वापस ई करके रह जाता है और कहता है इस तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग निकल के अपने कपड़ों को ठीक करते आ ही रहा होता है, तभी वांगजी पीछे से निकल कर आता है, कहता है एक्सक्यूज मी बेबी बनी, प्लीज लव मी ना। इतना सुनना हुआ ही था कि पूरा रेस्टोरेंट का लोग, इधर जियांगचिंग, नीहेचेंग, सोंगलैन, सॉ सिंचेंग, सोयांग, वंचिंग, म्या म्या, हनी सब उठ गए थे और हाँ करके विंग को देख रहे थे। विंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो स्टेज पे ऐसे भाषण देने आ रहा है और सभी लोग उसका स्वागत करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो सीन कुछ और ही बन रहा था। तभी वांगजी वापस से पीछे से आके हक करते हुए इसके नेक को स्निफ करते हुए कहता है एक्सक्यूज मी बेबी बनी, प्लीज लव मी ना। विंग उसके हाथ को जबरदस्ती छुड़ाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बोलने की, और भी इतने सारे लोगों के सामने मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलकर धमकाने वाला होता है तो वांगजी थोड़ा पीछे होते कहता है प्लीज बेबी बनी, प्लीज लव मी ना, लव मी लव मी लव मी लव मी लव मी ना प्लीज। विंग फिर से एक लात मारता है उसी कुचे हुए पैर पे और वहां से बाहर धंधनाते हुए घर के लिए निकल आता है। वांगजी कहता है ये हर बार मेरे पैरों को खींचता रहता है, कभी मेरे कमर, कभी मेरे हाथ, कभी मेरे सर, ये प्यार मुझसे कब करेगा? ये हर हमेशा मुझे ऐसे उठ के क्यों चला जाता, मुझे समझ नहीं आता है। और इतना बोलकर वो वहां खड़ा था, इवन वांगजी के क्लाइंट भी हाँ करके वांगजी को देख रहा था। तब जाके वांगजी को एहसास होता है ओ नो वो रेस्टोरेंट एरिया में, वो कहता है एक्सक्यूज मी, और फिर खिस के साथ वो ऊपर आता है जहाँ पे उसके क्लाइंट कहते हैं क्या वो आपका ओमेगा पार्टनर था? विंग कहता है हाँ, और मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मान ही नहीं रहा है। तो वो हंसते हुए कहता है वैसे वो बहुत क्यूट था। वांगजी को फिर से छोड़ उठा और कहता है एक्सक्यूज मी वो मेरा है। वो क्लाइंट कहता है ओके ओके सर मैं समझ गया कि वो आपका है, मैं तो बस इतना कह रहा था कि वो बहुत क्यूट है। वांगजी कहता है ओके ओके हम काम करते हैं। फिर वो लोग सारी बातें करने लगते हैं और इधर ये लोग जियांगशिक सभी कभी एक तरफ वांगजी को देख रहा था, बाहर देख रहा था। वंचिंग कहती है क्या ये वही है? जियांगचिंग कहता ये वही है, पर मेरा बुद्धू भाई हाँ कहने के लिए मान ही नहीं रहा है। रंजिन कहती है वैसे ये दिखने में इतना बुरा नहीं है, काफी खूबसूरत और स्मार्ट है, अगर तुम्हारे भाई को आपत्ति है तो क्या मैं शादी कर लूं? तभी जियांगचिंग कहता है तुम अल्फा हो, क्या तुम भूल गई हो? तुम कैसे कर सकती हो? हाँ रंजिन कहते ओ उप्स, तो भी मैं कहती है मैं कर लूं, मैं तो मेगा हूं ना। जियांगचिंग आंख गुरेरते हुए कहता है भूलो मत वो मेरे भाई को लाइक करता है, अगर तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हें सामने मिलूंगा। हाँ, पता नहीं कब मेरा भाई सुधरेगा। और इतना बोलकर अनमने मन से वो खाना खाते हैं। वही दूसरी तरफ विंग छमक के घर आता है, अपने कमरे में जाता है और सीधे दरवाजा बंद कर लेता है। नीचे हॉलवे में जियांग फेमियांग, जियांग यू रीचांग से कांग से बैठे हुए थे और विंग को दनदनाते हुए ऊपर जाते देखते हैं तो उसके फादर बोलते हैं विंग क्या हुआ है? लेकिन विंग किसी की बातों का रिप्लाई दिए बगैर ही अपने कमरे में आता है, रूम बंद करके चहलकदमी करते हुए कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे इतने सारे लोगों के बीच में एम्बैरेस कर दिया, उसे ये बोलना जरूरी था? क्या वो पागल हो गया है? क्या उसे समझ नहीं आती है ऐसे नहीं बोला जाता है? आखिर उसने बोला तो बोला कैसे? आह मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इस इंसान को तो मार डालूंगा, ये पागल हो गया है सच में, मुझे बहुत 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 गुस्सा आ रहा है। और इतना बोलकर वो दांत पीस रहा होता है। एक घंटे बाद वो बैठ के फुफ कर रहा होता है तो उसकी मॉम खाना लेके आती है, लेकिन वी दरवाजा नहीं खोलता। उसके फादर कोई नहीं, फिर भी नहीं खोलता। वो सारे लोग उसको मना रहे होते हैं विंग बेबी बाबा ओपन द डोर बेबी, पर विंग दरवाजा खोल नहीं रहा था, गुस्से का मारे तम तम कर रहा था। जियांगचिंग आते हुए बताता है कि रेस्टोरेंट में क्या क्या हुआ है तो उसके फादर कहते हैं बाबा प्लीज, पर फिर भी वो डोर नहीं ओपन कर रहा था। उसके बाद उसकी मॉम चाबी लेके आते स्पैड की एंड देन डोर ओपन करके सारे लोग अंदर आते जहाँ जियांगचिंग भी आया हुआ था। वो आके बैठते हुए कहता ब्रो तुम मान क्यों नहीं जाता है? हाँ
विंग तो ऑलरेडी गुस्से में था ही, अब उसका फूटना तो बनता ही। वो दांत पीसते हुए कहता है, क्यों बोलूं मैं, हाँ हाँ क्यों बोलूं, माना कि वो हैंडसम है, स्मार्ट है, अल्फा है, कुछ भी है, पर उसने मुझे वेटर बोला, मुझे वेटर बोला तो बोला क्यों, क्यों बोला, मैं वेटर दिखता हूँ क्या? मैं उसे हाँ नहीं बोलूंगा। उसे जब तक रियलाइज नहीं हो जाता, वो मुझे माफ़ी नहीं मांगता, तब तक मैं बिल्कुल हाँ नहीं बोलने वाला हूँ, मतलब मैं नहीं बोलने वाला। अब जियांग चिंग ने लैंस सिजन को कॉल लगाया हुआ था, इसलिए लैंस सिजन सुन रहे थे तो वांग जी भी सुन रहा था सारी बात। क्योंकि वांग जी जब ये कांड करके घर आया था, उसने लैंस सिजन को बोला था। लैंस सिजन ने जियांग चिंग से बात करने की सोची, तो जियांग चिंग ने कहा था कि मैं घर जाता हूँ और मैं अपने भाई से बात करता हूँ। तो उसने बोला कि मैं लाइन पे रहूंगा, मैं सुनना चाहता हूँ। इसलिए वो दोनों भाई सुन रहे थे। अभी गुस्से के मारे तमतमाते हुए बोल रहा था, बताओ मुझे, क्या मैं वेटर दिखता हूँ डैड, मॉम? मैं किस एंगल से वेटर दिखता हूँ? उसने मुझे एक बार नहीं 4 बार वेटर बुलाया, 4 बार। उसे जब तक एहसास नहीं होता उसने गलती की है, मैं उसे हाँ नहीं बोलूंगा। तो उसके फादर कहते हैं, क्या तुम उसे पसंद करते हो? विंग चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं पसंद करता हूँ, मैं भी उसे लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। वांग जी कूदते हुए कहता, गगा वो मुझे लाइक करता है गगा। लैंस सीजन कहते हैं, बैठ जाओ, अभी अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। कहता है ओके ओके ओके, फिर वो बैठ जाता है। और इधर रिंग वापस से तमतमाते हुए कहता है, और अगर वो मेरे सामने आया ना, तो मैं उसके ना अंडे फोड़ दूंगा, और मैं उसके मुंह पे टेप लगा दूंगा, और मैं उसे एक कमरे में ले जा करके और वहाँ पे बहुत सारे ना चींटी कॉकरोच चूहे छोड़ दूंगा, देख लेना फादर आप। तो उसकी बात सुनकर वी चांग से और बी कांग से दोनों उसके पास आते हैं और विंग को गले लगाते हैं, जिससे विंग का थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया था। जियांग चिंग भी पीछे से कूद जाता और कहता, ब्रो मैं भी तो हूँ। फिर जियांग फिमियांग और जियांग यू भी आके गले लग जाते और कहते, हम भी तो हैं। वैसे अगर मेरा बेबी उसे शादी नहीं करना चाहता तो क्या मैं उस अल्फा के लिए कोई और, इतना सुनना ही था। तो विंग चीखते कहता है, नो, उसे उसे एहसास होगा ना कभी ना कभी, जब हो जाएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। भांग जी सारी बातें सुन रहा था और वो हंस रहा था करके। और वो कहता है, गगा लैंस से तो आंख घुरे के देखते हुए कहते हैं, शांत बैठो तुम अभी। उसके बाद फिर वो सब बैठ जाते और कहते हैं, तो अगर वो नेक्स्ट टाइम तुम्हें मनाने आएगा तो क्या तुम मान जाओगे? विंग कहता है, मैं देखूंगा, अगर वो मुझे अच्छे से मनाएगा तो मैं मान जाऊंगा, और अगर मुझे वो नहीं मनाएगा तो मैं नहीं मानूंगा, देख लीजिएगा। उसके फादर कहते, पॉइंट है, वैसे मानना नहीं चाहिए, वैसे तुम्हें भूख लगी है? विंग कहता है, नहीं। तब उसके पेट से गुड़गुड़ की साउंड आती है और उसके फादर कहते हैं, ओके कोई नहीं, वैसे खाना मैं बनाने वाला था। विंग कहता, हाँ तो मैं खाऊंगा ना, वैसे भी मैंने नहीं खाया था। जियांग चिंग कहते, तेरे चक्कर में ब्रो मैंने भी ठीक से नहीं खाया। और सारे लोग नीचे आते हैं। फिर जियांग चिंग कहता, चलिए आप लोग, मैं अभी जस्ट आया। और अंदर आकर के वो लैंस सीजन को बोलते हैं, क्या आपने सुना? तो लैंस सीजन कहते हैं, हाँ मैंने सुना, क्या तुम और वो ठीक है अभी? तो जियांग चिंग कहता है, मैं भी ठीक हूँ। और उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ है, पर आपको भाई को बोलना होगा उसे मनाने में थोड़ा और इफेक्ट करे, तो वो शायद मान जाए। लैंस सीजन कहते हैं, ओके, और इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। वांग जी गले लगते हुए अपने भाई के ऊपर आते हुए कहता है, गग्गा गग्गा मुझे लाइक करता है गग्गा, वो मुझे पसंद करता है गग्गा, पर वो मुझे हाँ क्यों नहीं बोलता गग्गा। तो लैंस सीजन अपने भाई के सर पे टपली मारते हुए कहते हैं, गलती तुम्हारी है बुद्धू, तुमने उसे वेटर बोला क्यों? कहता, मुझे नहीं पता था कि वो वेटर नहीं है, और वैसे भी हाँ मुझे लग रहा था कि इतना क्यूट वेटर नहीं हो सकता, पर वो ही बार बार मुझे खाना सर्व कर रहा था, तो मैं क्या समझता, आप भी होते तो आप भी तो कंफ्यूज होते ना। वो कहता, पॉइंट है, पर उसे लग गई ना। खैर छोड़ो, अभी 1-2 दिन रुक जाओ, फिर उसे मनाने जाना। अंग्रेजी कहता, ओके ओके मैं जा रहा हूँ। और इतना बोल करके और वो लोग बात करते हैं। इधर विंग और सारे फैमिली वाले अपने फादर के बने हाथ के डिश को टेस्ट करते हैं और सभी लोग एंजॉय करते हैं। 2 दिन बाद वांग जी और क्रिस के हाथ में सॉरी का कार्ड था, जिसपे आई एम सॉरी वी इंग लिखा हुआ था, और वांग जी के हाथ में बहुत सारे गुब्बारा था, जिसे पे किसी पे आई मिस यू, प्लीज़ विल यू मैरी मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अलग अलग परहैप्स वर्ड लिखे हुए थे। और वो लेके आता है विंग के घर के सामने विंग को मनाने के लिए।